नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और आज विशेष में बात हो रही है जासूसी मामले की। सबसे बुरा तब होता है जब कोई किसी की बात सुने और उस बात को सुनने के बाद उसे उस तरीके से रखा जाए जिस तरीके से किसी की भी निजता का हनन हो जाए। और शायद एक बार फिर से बहस में यही मसला है। इजरायली स्पाईवेयर से भारत में जासूसी के मामले में रोज नए खुलासे होते जा रहे हैं। पत्रकारिता से जुड़े संगठन फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल को मिले 50,000 फोन नंबर्स के डेटा में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और भारत समेत 16 मीडिया घरानों ने, मीडिया हाउसेज ने मिलकर इसकी जांच पड़ताल की। और इस पड़ताल में पता ये चला कि 2017 से 2019 तक पेगासस के जरिए, जो कि एक सॉफ्टवेयर है, उसके जरिए भारत के अभी तक जो जांच में पता चला है वो मैं बता रही हूँ कि भारत के 2 प्रमुख केंद्रीय मंत्रियों, 40 से अधिक पत्रकारों और विपक्ष के 3 नेताओं सहित बड़ी संख्या में कारोबारियों के, अधिकारियों के, अधिकार कार्यकर्ताओं के, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज की भी एक तरह से जासूसी की गई और उनके फोन नंबर्स को एक तरह से हैक करके और सब कुछ पता लगाने की कोशिश की गई। हालांकि कुल मिलाकर देखें तो जो 300 का आंकड़ा अभी तक ये छू रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बाद में कहा कि जरूरी नहीं कि जो नंबर हमें मिले हैं वो सारे नंबर्स की जासूसी की ही गई हो, लेकिन इस खुलासे के बाद जाहिर सी बात है कि देश की राजनीति में, खासकर भारत की राजनीति में तो तूफान मचना था। सो ये तूफान उठ खड़ा हुआ और थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात ये हैं कि मॉनसून सत्र के दौरान संसद अभी तक चल नहीं पाई है। रोज हंगामे हो रहे हैं, रोज प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्ष जांच कराने की बात कर रही है और पक्ष ये कह रहा है कि जांच जरूरी नहीं। लेकिन ये पूरा मामला क्या है? ये जासूसी किस तरह से की गई? क्या कभी भारत के इतिहास में ऐसा रहा या विश्व इतिहास में क्या कभी ऐसा रहा कि प्रमुख नेताओं की जासूसी की गई? बिल्कुल रहा है। वो सारी घटनाएं आज हम आपके सामने रखेंगे और ये पूरा मामला किस ओर आगे बढ़ रहा है, इस विशेष जानकारी के साथ आज का विशेष। तो पेगासस जासूसी मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इसी तरीके से जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं वैसे वैसे सियासत भी गर्म होती जा रही है। ताजा खुलासे की यदि मैं बात करूं तो इससे पता चला है कि उद्योगपति अनिल अंबानी और सीबीआई के पूर्व प्रमुख आलोक वर्मा के नंबर भी संभावित टारगेट्स के सूची में शामिल थे। इसके बाद विपक्ष जो है मोदी सरकार पर और ज्यादा हमलावर हो गया। अब आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि अब तक इस पूरे मसले में किस तरह से मोड़ आते गए, किस तरह से खुलासे होते गए और किस तरह से हंगामा बढ़ता गया और सरकार की प्रतिक्रिया इस पूरे हंगामे पर किस तरह से आई। पेगासस जासूसी मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी और पूर्व सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा के नाम आने पर विरोधी दलों को मोदी सरकार पर हमले के लिए गोला बारूद मिल गया है। विपक्ष पूरे मामले को राफेल खरीद में हुए भ्रष्टाचार से जोड़कर देख रहा है। संसद में भी मामले की न्यायिक जांच की मांग को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है। वहीं संभावित टारगेट में राहुल गांधी के भी 3 फोन होने की खबर से कांग्रेस और आक्रामक हो गई है। राहुल इसे सिर्फ जासूसी का मामला ही नहीं बल्कि देश पर हमला बता रहे हैं। ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। विपक्ष का आरोप है कि अनिल अंबानी को राफेल रक्षा सौदे में फायदा दिलाने की कोशिश की गई है। वहीं आलोक वर्मा को भी इस मामले में कार्रवाई शुरू करने के अंदेशे से हटाया गया है। विपक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रहा है, लेकिन गृह राज्य मंत्री अजय कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जांच की कोई जरूरत नहीं, सारी बातें सरकार ने साफ तौर पर रख दी है। वहीं बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पूरे हंगामे को फेक बताया है और राज्यसभा में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जासूसी होने से ही इनकार कर दिया है। The report says that the presence of a phone number
in the data does not reveal whether a device was infected with Pegasus or subject to an attempted hack. सरकार ने साफ कर दिया है कि वो मामले की जांच के लिए तैयार नहीं है। वहीं वैष्णव के हाथ से कागज छीनकर फाड़ने के मामले में टीएमसी सांसद शांतनु सेन को राज्यसभा से पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। शांतनु सेन के खिलाफ कार्रवाई के लिए संसदीय कार्य मंत्री पीयूष गोयल ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी, लेकिन खबरों के मुताबिक कोई भी विरोधी दल के नेता इसमें शामिल नहीं। वहीं शिवसेना ने भी कहा है कि केंद्र की सहमति बगैर पेगासस हमला हो ही नहीं सकता। ममता बनर्जी ने भी अपने दिल्ली फतह के अभियान की शुरुआत पेगासस मामले को लेकर मोदी सरकार पर हमले से की। मोदी जी, बुरा ना माने, हम आपको पर्सनली क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, क्यों हम कोई आदत नहीं है। मेरे को पता नहीं है आपका सब पता है कि नहीं है, न खाली अमित शाह करते हैं। मेरे को पता नहीं है कि आपने क्या करते हैं। आपने पूरा खाली एजेंसी को काम पे लगाता है, ऑपोजिशन को डिस्टर्ब करते हैं, लोगों को मारते हैं, कानून बना के काला कानून बनाते हैं। अब संसदीय समिति भी पेगासस मामले पर चर्चा की तैयारी कर रही है। बीजेपी सांसदों ने इस चर्चा के विरोध में मतदान किया था, लेकिन मामला बराबरी पर छूटने पर समिति के अध्यक्ष शशि थरूर के मत से चर्चा का प्रस्ताव पारित हो गया। जाहिर है कि आने वाले दिनों में पेगासस मामला मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ा सकता है। अंशुमान त्रिपाठी, API। अच्छा, ऐसा नहीं कि ये पूरा मामला केवल हमारे देश तक ही सिमटा हुआ है। आश्चर्य की ही बात है कि उन देशों में भी जरूर ये मामला आगे बढ़ रहा है जहां जहां भारत के संबंध रहे। अब राफेल सौदा आपको याद होगा, फ्रांस से हमारा राफेल सौदा था। गौरतलब है कि इस पूरे मामले में, पेगासस जासूसी मामले में, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के मोबाइल को भी संभावित टारगेट में रखा गया, ऐसी खबर भी आई। हालांकि इसको बाद में नकार दिया गया विभिन्न एजेंसीज के द्वारा भी और साथ ही पेगासस कंपनी के द्वारा भी ये नकारा गया। लेकिन इसके 24 घंटे के भीतर ही इसका पूरा जो ये मामला था, इसके आपराधिक मामला इसे मानकर इसकी जांच शुरू कर दी फ्रांस ने, और इजराइल सरकार ने भी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाकर इसकी जांच शुरू की और कहा कि ये बेहद गंभीर मसला है। यदि ऐसा है तो भारत में हालांकि अभी तक इसे जासूसी का मामला नहीं समझा जा रहा, और भारत की मीडिया की भी यदि हम बात करें तो लगातार दो तरफा मीडिया चल रही है। दोहरी मानसिकता एक तरह से कही जा सकती है कि इस पे अपनाया जा रहा है। कुछ मीडिया हाउसेज हैं जो कहती हैं कि ये फेक लिस्ट है, कुछ कहते हैं कि ये सच है। लेकिन सरकार की यदि हम बात करें तो सरकार का ये मानना है कि संभावित टारगेट में मोबाइल नंबर शामिल होने भर से ये नहीं कहा जा सकता कि इन नंबरों की जासूसी की गई। बहरहाल देश में विपक्ष को सियासत करने का मौका जरूर मिला है, लेकिन कुल मिलाकर हम देखें तो पेगासस जासूसी मामले की लपटें राज्यों की राजनीति को भी झुलसाने लगी हैं। एक खुलासे के मुताबिक 2019 में कर्नाटक की जनता दल सेक्युलर कांग्रेस सरकार से जुड़े फोन नंबर भी संभावित टारगेट पर रहे। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने भी पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यालय में अधिकारियों के इजराइल दौरे की जांच भी शुरू कर दी है। यानी कुल मिलाकर देखें तो केंद्र सरकार के स्तर पर ही ये हंगामा नहीं मचा है, यही पक्ष विपक्ष दिल्ली में आपको लड़ता नहीं दिख रहा है, बल्कि राज्य सरकारों के अंदर भी काफी गर्म राजनीति देखने को मिल रही है और इसका असर भी दिख रहा है। मामला तब और गंभीर हो जाता है जब जासूसी के जरिए लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को गिराने के आरोप लगाए हैं। नई जानकारियों के मुताबिक कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर और मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के निजी सचिवों के फोन नंबर को भी टारगेट किया गया। मई 2018 में बनी कांग्रेस JDS सरकार 14 महीने बाद लंबे सियासी घमासान की वजह से गिर गई थी। जुलाई 2019 में सदन में भाजपा के 105 वोटों के मुकाबले कांग्रेस JDS सरकार 6 वोटों से विश्वास मत हार गई। जुलाई 2019 में सदन में भाजपा के 150 वोटों के मुकाबले कांग्रेस JDS सरकार 6 वोटों से हुए विश्वास मत हार गई। सवाल ये उठ रहा है कि क्या कई राज्यों में यूपीए की सरकारों के पतन में पेगासस स्पाईवेयर की भूमिका है? ऐसी भूमिका की जांच के लिए महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने
अपने ही अफसरों की इजराइल दौरे की प्रथा शुरू कर दी। दरअसल नवंबर 2019 में महाराष्ट्र सरकार के सूचना और प्रचार महानिदेशालय के 5 अधिकारियों का एक दल इजराइल के दौरे पर गया। इस दौरे को लेकर नियमों के उल्लंघन की बात सामने आ रही है। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार के दौरान आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला के जरिए फोन टैपिंग कराने का मामला सामने आया था। अब इस मामले को पेगासस से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली रश्मि शुक्ला ने कॉल रिकॉर्ड भी पेश किए। ऐसे में पेगासस के जरिए कॉल रिकॉर्ड हासिल करने की भी संभावना जताई जा रही है। साथ ही सवाल ये भी उठ रहा है कि डीजीआई पीआर का प्रमुख ब्रजेश सिंह को क्यों बनाया गया। साइबर सिक्योरिटी से जुड़े आईपीएस अधिकारी ब्रजेश सिंह को इस पद पर आखिर क्यों बिठाया गया था, जबकि इस पद पर तो आमतौर पर आईएएस की नियुक्ति की जाती रही है। अब मीडिया में उनकी इजराइल सरकार को लिखी चिट्ठी भी वायरल हो रही है। ब्रजेश सिंह ने इजरायली कॉन्सुलेट को अपने अधिकारियों के दौरे के लिए ये चिट्ठी लिखी। वहीं शिवसेना के अखबार सामना ने लिखा है कि पेगासस के असली पिता तो देश में ही मौजूद है और पेगासस हमला आपातकाल से भी ज्यादा खतरनाक है। कोई ना कोई उनका मकसद जरूर होगा कि इस देश के 1500 से भी ज़्यादा प्रमुख लोगों के अगर फ़ोन टैप किए जाते हैं, ये जरूर उनका मकसद है और ये देश को खतरा है, देश की स्वतंत्रता को खतरा है। मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने सामने आकर उस बारे में देश की जनता को बताना चाहिए क्या हो रहा है। उधर पश्चिम बंगाल में भी इसे लेकर राजनीति गर्मा गई। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने हाल ही में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के फोन की रिकॉर्डिंग होने की बात कही थी। इसे लेकर ममता सरकार शुवेंदु पर कार्रवाई की तैयारी में है। बहरहाल आने वाले दिनों में और खुलासे होने के आसार हैं। जाहिर है कि मोदी सरकार की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही। वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस को पेगासस बेचने की कोशिशों की एक जानकारी सामने आई है। पेगासस बनाने वाली कंपनी एनओसी के अधिकारी छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारियों से भी मिले और सुरक्षा एजेंसियों के लिए इस पेगासस स्पाईवेयर की बिक्री का प्रस्ताव रखा था। तब कीमत बताई गई थी 60 करोड़ रुपए। लिहाजा छत्तीसगढ़ सरकार से डील नहीं हो पाई। लेकिन फिर किस से डील और कौन इतना पैसा देकर भारत के नीति निर्धारकों के निजी फोन की जासूसी कर रहा, इसे लेकर राज्यों में भी राजनीति तेज हो गई। यूपी और उत्तराखंड में होने वाले चुनाव के मद्देनजर मामले को अब और ज्यादा तूल दिए जाने के आसार हैं। अंशुमान त्रिपाठी, एपी। वैसे अब तक राज्य सरकारों पर ही जासूसी के आरोप लगते रहे हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि कई ऐसे राज्य थे जहां पर विपक्ष हमेशा कहता था कि पक्ष के लोग या सत्ता पक्ष जो है वो उनकी निजता पर हमला कर रहा है, उनकी बातें सुन रहा है। लेकिन अब जो है ये पहली बार इस तरह से हाल फिलहाल में इतना बड़ा मामला सामने आया है जहां पर राष्ट्रीय स्तर पर पक्ष और विपक्ष भिड़े हुए हैं। लेकिन देश की खुफिया एजेंसियों से कराई गई जासूसी भले ही निजता के अधिकार का उल्लंघन है, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं बनता था। अब इस पूरे मामले से जब विदेशी कंपनी जो के स्पाईवेयर से जासूसी करवाने के आरोप लग रहे हैं, इससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या समझा जाए कि आज जो कंपनीज कुछ नेताओं, कुछ अधिकारियों, कुछ पत्रकारों या कुछ खास लोगों की जासूसी के लिए तथाकथित तौर पे कर रही है, तो क्या वो हमारे देश के उन प्रमुख लोगों की जासूसी नहीं करेगी जिनके हाथों में हमारे देश की जो भी निजी जानकारियां हैं वो भी हैं? क्या वो हमारे राष्ट्रहित के लिए खतरा नहीं बन जाएंगी? ये बड़ा सवाल है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पेगासस जासूसी मामले में जो ताजा सनसनीखेज खुलासे हुए हैं उससे सरकार परेशान है। अब ये जासूसी का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश भी दिख रही है। नई जानकारियों की यदि हम बात करें तो किसी अज्ञात भारतीय एजेंसी ने रिलायंस समूह के प्रमुख अनिल अंबानी और उनके करीबी अधिकारी का भी फोन टैप किया था। यही नहीं, राफेल बनाने वाले फ्रांसीसी कंपनी दासों और भारतीय प्रतिनिधि के साथ रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनी के प्रमुख के मोबाइल नंबर की भी सूची उसमें पाई गई है। इसके अलावा रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर काम करने वाले पत्रकारों की भी इसमें जासूसी तथाकथित तौर पर से कराई गई है। और ये सारी बातें चिंताजनक हैं। ये सारी बातें हमारे राष्ट्रहित के लिए बेहद शोचनीय हैं और जाहिर सी बात है कि ये सोच अब सरकार को भी लगी हुई है।
लेकिन सरकार है कि मानती नहीं। राफेल लड़ाकू विमान मोदी सरकार के लिए मुश्किल भरी बढ़ोतरी लेकर आया है। यूपीए के दौरान 526 करोड़ प्रति विमान से बढ़कर 1670 करोड़ रुपए चुकाने के बाद भी सरकार खुद को सुरक्षित नहीं पा रही। एक अज्ञात भय की वजह से जासूसी के मामले को दबाया जा रहा है। राफेल की मरम्मत रख रखाव का करार का सौदा अनिल अंबानी की कंपनी को दिलाए जाने के आरोपों के बीच उनका मोबाइल नंबर भी पेगासस की जासूसी की लिस्ट में नजर आ रहा है। साथ ही उनके करीबी अधिकारी टोनी येसुदासन और उनकी पत्नी का मोबाइल नंबर भी सर्विलांस सूची में शामिल है। हालांकि इनके मोबाइल फोन की जांच के बगैर ये कह पाना मुश्किल है कि इन नंबरों पर वाकई जासूसी हुई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर भारतीय एजेंसी ने जासूसी नहीं की तो किसने राष्ट्रीय सुरक्षा में सीन लगाई? उसका मकसद क्या था? क्या राफेल से जुड़ी गोपनीय जानकारियां शत्रु देशों के पास पहुंच गई? अगर सरकार ने पेगासस से जासूसी नहीं कराई तो प्रखर राष्ट्रवाद की बात करने वाली बीजेपी सरकार से ये उम्मीद की जा रही है कि इस मामले को देश की एकता और अखंडता से जोड़कर गंभीरता से जांच कराए। लेकिन सरकार है कि मानती नहीं। सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया गया। राफेल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है और इसके लिए सिर्फ एक शब्द है, ट्रीजन। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए। यहाँ ये भी जांचना जरूरी है कि राफेल विमान बनाने वाली कंपनी के दाम बढ़ाने से जिस बजट में 126 लड़ाकू विमान खरीदे जाने वाले थे उस दाम में सिर्फ 36 विमान क्यों खरीदे गए? क्या कोई देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर रहा था? और रक्षा सौदे से चंद महीने पहले बनी अनिल अंबानी की कंपनी को राफेल विमानों का ऑफसेट करार क्यों दिया गया, जबकि 1940 से रक्षा विमान और उपकरण बना रही सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को दिया जाना तय था? क्या इस मामले की कोई जासूसी कर रहा था? अनिल अंबानी और उसके करीबी अफसर और उसकी पत्नी का नंबर जासूसी वाली सूची में क्यों शामिल पाया गया? क्या इससे सरकार को झुरझुरी नहीं पैदा होती कि अगर वो नहीं सुन रही थी तो दूसरा कौन सुन रहा था? क्या चीन, पाकिस्तान जैसे देश ये जासूसी करवा रहे थे या फिर जासूसी का डेटा इन शत्रु देशों को बेच दिया गया? मामला सिर्फ यहीं तक नहीं बल्कि राफेल बनाने वाली कंपनी दसों के भारतीय प्रतिनिधि वेंकटराव सिन्हा और डिफेंस कंपनी साब इंडिया के पूर्व प्रमुख इंद्रजीत सिंह सियाल भी जासूसी की लिस्ट में शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि इंडियन एक्सप्रेस के डिफेंस जर्नलिस्ट सुशांत सिंह का नंबर भी इस लिस्ट में पाया गया है। समझा जा रहा है कि वो फ्रांस से लेकर भारत तक राफेल सौदे के विवाद पर स्टोरी के लिए पड़ताल कर रहे हैं। और सबसे गंभीर अपराध तो ये है कि जिसकी तरफ मीडिया का ध्यान भी कम गया है वो है कि इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज के 2 अधिकारियों के मोबाइल नंबरों का इस सर्विलांस सूची में शामिल होना गहरी चिंता का विषय है। यही नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की मौजूदा और पूर्व प्रमुखों के मोबाइल नंबर के भी टारगेट लिस्ट में शामिल होने की खबरें आ रही हैं। फिर भी देशभक्त सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। सबसे ज्यादा हैरानी, गुस्से और खींच की बात यह है कि जिस देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खुद जाना माना जासूस रहा हो, जिसने पाकिस्तान में अपनी जान जोखिम में डालकर देश के लिए जासूसी की हो, उस देश की खुफिया एजेंसियां क्यों कान में तेल डाले सो रही हैं? दरअसल सरकार माने मोदी जी और सुरक्षा माने अजित डोभाल, बाकी किसी को देश की फिक्र है ही नहीं। लेकिन मोदी जी करे तो करे क्या? 70 साल से जंग लगे सिस्टम को बदलने की कोशिश से पहले उनसे जासूसी मामले की जांच कराने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि देश रहेगा तो सिस्टम भी सुधारा जा सकेगा और एक राष्ट्रवादी सरकार ऐसे मामले को कतई हवा में उड़ा नहीं सकती। अंशुमान त्रिपाठी, एपीएन। पेगासस जासूसी मामला दरअसल पूरी दुनिया के लिए एक खतरा सा बना हुआ है और इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर जासूसी किसने करवाई? सवाल यह है कि जासूसी का मकसद क्या था, किन हाथों में ये पूरी जानकारी है और इस जासूसी के द्वारा कौन था और वो क्या हासिल करना चाहता था। जो डेटा आया है उस डेटा का उपयोग या दुरुपयोग कौन करने वाला है? क्या 2019 के बाद कोई जासूसी नहीं की गई? क्या अब तक ऐसा नहीं है कि कहीं न कहीं कोई न कोई खबर किसी न किसी नंबर पर नजर रखी जा रही है? ये तमाम जो डेटा इकट्ठा किए गए हैं उसके दुरुपयोग यदि होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी
कौन लेगा? इस सवाल है और इस सवाल को लेकर परेशान पूरी दुनिया है। पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए निजता और राष्ट्रीय सुरक्षा में जो सेंध लगती हुई साफ दिख रही है। जैसे जैसे खुफिया सर्विलांस के डेटा सार्वजनिक हो रहे हैं, वैसे वैसे इस साइबर अटैक की गंभीरता का एहसास हम सभी को हो रहा है। और ये भी आप मानेंगे कि इस वक्त पूरे दुनिया के जो साइबर कानून हैं वो बेबस नजर आ रहे हैं इस तरह के जासूसी कांड के सामने। भारत, मेक्सिको, अजरबैजान जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन देशों की सूची में सबसे ऊपर जहां एनएसओ के क्लाइंट्स ने बड़ी संख्या में फोन नंबर की जासूसी की है। लेकिन इजराइल ऐसा अकेला देश नहीं जहां इस तरह की कंपनियां मौजूद हैं जो कि हैकिंग या ट्रैकिंग या जासूसी कर सकती हैं, बल्कि पेगासस की तरह जर्मनी में भी फिनफिशर को भी अपराध से लड़ने के लिए इंटेलिजेंस और पुलिस एजेंसियों को बेचा जाता है और उनका भी काम कुछ ऐसा ही है। लेकिन बहरीन में इसके गलत इस्तेमाल के आरोप लगे थे। पेगासस जैसे जासूसी का जो कारोबार है वो तेजी से इस वक्त फल फूल रहा है और कई कंपनियां इस खेल में शामिल हैं। कई तो ऐसी हैं जो बहुत मशहूर हो चुकी हैं, कई ऐसी हैं जो मशहूर नहीं है लेकिन वो अपना खेल कर रही हैं। इनकी मदद से कई देशों को अपने देशों के सरकारें जो हैं वो अपने देशों के विपक्षी नेताओं और एक्टिविस्ट की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही। कहा तो ये जा रहा है कि हर एक देश के पास आज की तारीख में लगभग हर एक देश के पास जो कि विकसित हो चुका है या प्रगतिशील है, उन सब के पास कुछ इस तरह के स्पाईवेयर मौजूद हो गए हैं। लेकिन भारत में ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि हमारे यहाँ साइबर कानून को लेकर अभी उतनी पारदर्शिता भी नहीं है और हमारे यहाँ साइबर कानून उतना विकसित भी नहीं है। ऐसे में सरकार और नागरिक दोनों के लिए ये मसला बेहद गंभीर होता जा रहा है। हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि आखिर हम साइबर कानून के मामले में कहां खड़े हैं और साथ ही ऐसी स्थिति से निपटने के लिए वाकई हम कितने मजबूत हैं। कई महत्वपूर्ण न्यायाधिकरण किसी न किसी वक्त सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विवाद का विषय थे। इनमें ऋण वसूली न्यायाधिकरण, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, उपभोक्ता अदालतें और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT शामिल है। इन सभी विवादों में विवाद की जड़ ये थी कि क्या संसद को संवैधानिक रूप से न्यायालयों के साथ पारंपरिक रूप से निहित मुख्य न्याय अपीलीय कार्यों को निरस्त करने या हटाने का अधिकार था। एक नजर डालते हैं ट्रिब्यूनल्स की कानूनी विवाद पर। भारत संघ बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन 2002 मामले ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया। कर्नाटक राज्य बनाम विश्व भारती हाउस बिल्डिंग सहकारी समिति और अन्य 2003 प्राथमिक प्रश्न उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की संवैधानिक वैधता का सवाल। SP संपद बनाम भारत संघ 1987 प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। भारत संघ बनाम मद्रास बार एसोसिएशन 2010 NCLT और NCLAT की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया। इन सभी मामलों में मुद्दा ये था कि क्या किसी न्यायाधिकरण को दिए गए ऐसे न्यायिक कार्य संविधान में निहित बुनियादी ढांचे को खत्म कर देते हैं। मामले शक्तियों के पृथक्करण, कानून के शासन और न्यायिक समीक्षा के मुद्दों पर थे। ब्यूरो रिपोर्ट। वैसे पेगासस जासूसी मामला केवल महज जासूसी की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक खतरे के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा, निजता का उल्लंघन जैसा मसला सीधे सीधे जुड़ा हुआ है और दोनों ही यदि देखा जाए कि दोनों ये मसले ऐसे हैं कि किसी भी देश के लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए ये दोनों ही अधिकार, ये दोनों ही स्थितियां बहुत जरूरी होती हैं। स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी यही है कि जहां पर जितनी अहमियत राष्ट्रीय सुरक्षा को दी जाए उतनी ही अहमियत निजता के अधिकार को भी मिले। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि कहीं ये हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश तो नहीं, कहीं इस जासूसी कांड के माध्यम से भारत के जो एक मजबूत स्थिति है, जो पक्ष और विपक्ष को जोड़े रखती है, जो हमें लोकतंत्र पर विश्वास करवाती है, उन सबको छिन्न भिन्न करने की
कोशिश तो नहीं की गई है। लेकिन कुल मिलाकर हम ये देखें तो पेगासस जासूसी मामला लोकतंत्र के लिए खतरा है। ताजा जानकारी मैं देख रही थी कि इसके मुताबिक जो सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के नाम का भी जो जिक्र हुआ है इस लिस्ट में, प्रेस और विरोध और असहमति की आवाज दबाने के लिए पेगासस के इस्तेमाल के जो आरोप लगे हैं, इससे भी ज्यादा चिंताजनक ये है कि सरकारों के गिरने और बनने के मामले में भी ये जासूसी सॉफ्टवेयर यदि इस्तेमाल किए गए हैं जैसा कि आरोप है, ऐसे में आखिर वो कौन था जो कांग्रेस और जेडीएस के सरकार के गिरने और बीजेपी की सरकार को बनाना चाहता था? आखिर वो कौन सी विदेशी ताकतें हैं जो भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है? इसी के साथ साथ एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिन लोगों के पास ये जानकारी पहुंची है, जिन लोगों के पास ये जानकारी है इस वक्त, उन लोगों की भी यदि हम बात करें तो वो टुकड़े टुकड़े में पूरी जानकारी सबके सामने रख रहे हैं। एक सवाल और भी है कि एक तरह से न केवल विपक्ष की बल्कि पक्ष के भी कई मंत्रियों की या कई अधिकारियों की या कई ऐसे लोगों की जो कि पक्ष से जुड़े हुए थे, उनकी भी रिकॉर्डिंग की गई है, जैसा कि कहा जा रहा है उनकी भी जासूसी की गई है। आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको पक्ष की भी जानकारी चाहिए, विपक्ष की भी जानकारी चाहिए? क्या कोई तीसरी आंख है जो भारत के लोकतंत्र के साथ खेलना चाहती है? पेगासस के जरिए सर्विलांस संबंधित लीक हुई लिस्ट में अक्टूबर 2018 में सीबीआई बनाम सीबीआई विवाद का प्रमुख हिस्सा रहे पूर्व सीबीआई चीफ आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के नंबर भी शामिल। इस लिस्ट में आलोक वर्मा के साथ उनकी पत्नी, बेटी और दामाद समेत परिवार के 8 लोगों के नंबर मिले। राकेश अस्थाना से मतभेदों के वक्त राफेल मामले में एफआईआर दर्ज करने की खबरों के बीच आलोक वर्मा को 23 अक्टूबर 2018 की आधी रात को मोदी सरकार ने छुट्टी पर भेज दिया। उसी रात कुछ घंटे बाद ही पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक अज्ञात भारतीय एजेंसी या किसी और ने वर्मा के नंबर को संभावित टारगेट की सूची में शामिल किया था। किसी भी लोकतंत्र के लिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं। तकलीफ की बात यह है कि पेगासस जासूसी के जरिए लोकतंत्र के चारों पहलुओं पर हमला बोला गया है। 2017 से 2019 के दौरान जिन व्यक्तियों की जासूसी की गई है, उस फहरिस्त में पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की जासूसी उस वक्त की गई जब उन्होंने चुनाव संबंधी अनियमितताओं में मोदी शाह को 4 मामलों में क्लीन चिट दिए जाने पर चुनाव आयोग की बैठकों में अपना विरोध दर्ज कराया था। लेकिन इससे भी गंभीर आरोप तो ये लगाया जा रहा है, क्या ईवीएम और वीवीपैट की गड़बड़ियों और हैकिंग के मामलों में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी लेना अशोक लवासा को भारी पड़ा? पूर्व आईएएस कन्नन गोपीनाथन ने यही संदेह जताया। उनका यह भी दावा है कि ईवीएम वीवीपैट लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। बाद में नवंबर 2019 में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा कानूनों के कथित उल्लंघन के लिए एक कंपनी के खिलाफ जांच शुरू की, जिसमें लवासा के बेटे निदेशक थे। इसी साल दिसंबर में लवासा की बहन को भी आयकर विभाग ने कथित स्टाम्प शुल्क चोरी को लेकर नोटिस दिया था। कुछ महीनों बाद लवासा ने चुनाव आयोग छोड़ दिया था और एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष बनकर चले गए। इसे सरकार की बुलेट या वॉलेट की रणनीति का हिस्सा भी कहा जा रहा है, क्योंकि लवासा वरिष्ठता के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाले थे। राजनीति में भ्रष्टाचार पर काम करने वाली संस्था एडीआर के प्रमुख जगदीप छोकर को भी नहीं बख्शा गया। हाल ही में एडीआर ने बताया था कि विस्तार के बाद मोदी मंत्रिमंडल में 42% मंत्री दागी है। यही नहीं, कभी मोदी जी को महानायक बनाने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का मोबाइल फोन भी इस सूची में शामिल है। लोकतंत्र की रक्षा के लिहाज से ये अहम बात इसलिए है कि पीके उन दिनों विपक्षी दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हुए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भी 3 नंबरों को टारगेट किया गया था। उनके करीबियों से जुड़े कम से कम 9 नंबर निगरानी डेटाबेस में पाए गए थे। इसे महज इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता, जिनमें 5 का तो राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं। जाहिर है कि किसी को विपक्ष से जुड़ी निजी सूचनाओं में भी गहरी रुचि है। वहीं संविधान के पहरेदार मानी जाने वाली न्यायपालिका को भी नहीं बख्शा गया। खबरों के मुताबिक पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर आरोप लगाने वाली महिला के 3 फोन और उसके परिवारजनों के कई फोन हैक किए गए। इस महिला को दिसंबर 2018 में नौकरी से निकाल दिया गया था। उसने 20 अप्रैल 2019 को एफिडेविट दायर कर आरोप लगाया था कि मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की हरकतों का विरोध करने पर ऐसा किया गया। फ्रांसीसी मीडिया का दावा है कि रंजन गोगोई पर आरोप लगाने के बाद इस स्टाफर को टारगेट की लिस्ट में शामिल कर लिया गया था।
उनके मुताबिक महिला से जुड़े 3 नंबरों के अलावा उसके पति और 2 भाइयों के 8 नंबर भी मार्क किए गए थे। इन नंबरों को उसी हफ्ते सर्विलांस की संभावित कैंडिडेट्स में शामिल किया गया था। क्या सीजीआई के विरोध की वजह से इस महिला के 11 नंबर निगरानी सूची में रखे गए थे? आखिर एक दिन अचानक पीएम मोदी सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचे थे और गोगोई की कार्यकाल में धारा 370 सीए, एनआरसी, दिल्ली दंगे जैसे मामलों को ठंडे बस्ते में डाले जाने का क्या इस पेगासस जासूसी से कोई रिश्ता था? क्या राम मंदिर मामले में दिया गया फैसला पूरी तरीके से दबाव मुक्त था? क्योंकि गोगोई ने महिला के आरोपों को न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश बताया था। क्या महिला की आड़ में कोई और लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रहा था? और सबसे अहम बात तो ये हो जाती है कि सरकार के अपने मंत्री और सांसदों को भी जासूसी का शिकार बनाया गया। मजे की बात यह है कि जब लोकसभा में पूर्व आईएएस और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव सरकार की तरफ से विपक्ष पर आरोपों की टाइमिंग को लेकर अपना नया सियासी हुनर आजमा रहे थे, तो खुद उन्हें भी कतई अंदाजा नहीं था कि बिग ब्रदर वाज वाचिंग। वो सोचने को मजबूर हैं कि आखिर बिग ब्रदर को उनकी जासूसी क्यों करनी पड़ी, कौन है वो बिग ब्रदर, ये अभी तय होना बाकी है। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की भी जासूसी क्यों हो रही थी, और फिर स्मृति ईरानी के ओएसडी संजय काछू का मोबाइल निगरानी सूची में क्यों पाया गया। स्मृति ईरानी को पीएम मोदी के अनन्य विश्वसनीय मंत्रियों में माना जाता है, यानी सरकार से जुड़े मंत्री और अधिकारियों पर देश की खुफिया एजेंसियां वैसी भी नजर रखती है। ऐसे में विदेशी कंपनी के स्पाईवेयर से इनकी खुफियागिरी क्यों की जा रही है? सबसे अहम बात प्रेस से जुड़ी हुई है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। सेना संबंधी मामलों को कवर करने वाले पत्रकार सुशांत सिंह का फोन उस दौरान हैक किया गया जब वो राफेल मामले को लेकर पड़ताल में जुटे हुए। मजे की बात यह है कि जासूसी के शिकार हुए पत्रकार देश के कई बड़े बड़े मीडिया संस्थान, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, न्यूज 18 और द पायनियर से जुड़े हुए। इनमें सरकार विरोधी रवैये के लिए पहचानी जाने वाली न्यूज साइट द वायर के 2 संपादक एम.के. वेणु, सिद्धार्थ वरदराजन के साथ स्तंभकार परंजय गुहा ठाकुर था, स्वाति चतुर्वेदी और रोहिणी सिंह के फोन की भी जासूसी की गई। रोहिणी सिंह केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह और पीएम के करीबी माने जाने वाले व्यापारी निखिल मर्चेंट और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की व्यवसायी अजय पीरामल के सौदों पर खबर के लिए चर्चा में रही है। परंजय गुहा ठाकुर का तो कहना है कि जब वो रिलायंस के कारोबार की पड़ताल कर रहे थे तो उन्हें निशाना बनाया गया। वहीं स्वाति चतुर्वेदी बीजेपी के आईटी सेल पर लिखी किताब की वजह से सुर्खियों में रही है। और तो और लोकतंत्र में सिविल सोसाइटी की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैनी बाबू, प्रोफेसर आनंद तेल तुंबड़े, शोमा सेन, गौतम नवलखा, मशहूर वकील और 2 साल से जेल में बंद सुधा उपाध्याय और रोना विल्सन समेत देश के कम से कम 2 दर्जन बड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं के मोबाइल को पेगासस से जासूसी के लिए निशाना बनाया गया। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि अमेरिका के मैसाचुसेट्स की डिजिटल फोरेंसिक कंपनी आर्सेनल कंसल्टिंग की जांच रिपोर्ट बताती है कि अलगार परिषद मामले में हिरासत में लिए गए 16 लोगों में से एक वकील सुरेन गार्डलिंग के कंप्यूटर को 16 फरवरी 2016 से हैक किया जा रहा था। 2 साल बाद उन्हें 6 अप्रैल 2018 को गिरफ्तार किया गया था। पेगासस के खुलासे के बाद इसे भी जासूसी मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा से खतरे की बात थी तो इनकी जासूसी तो सरकारी खुफिया एजेंसियों से भी कराई जा सकती थी और कराई भी जाती रही है। ये खुला सच है। जाहिर है कि लोकतंत्र को प्रभावित करने के मकसद से विदेशी एजेंसियों से खुफिया बंदी कराई गई। अंशुमान त्रिपाठी, APN। यूं कोई शक नहीं कि जिस तरह से जासूसी मामले में डेटा की जांच करने वाले मीडिया संगठनों का जो दावा है, जिसने ये कहा है कि लगभग दुनिया के 10 देशों के 50,000 लोगों की जासूसी की गई है। भारत में यदि हम बात करें तो लगभग 300 लोगों के नाम अभी तक सामने आए हैं, जो टुकड़े टुकड़े में सामने आ रहे हैं। सबकी अगर टाइमिंग देखें, सबके पीछे की घटनाओं की पृष्ठभूमि देखें तो कई तरह के संदेह पैदा होते हैं और ऐसा लगता है कि जरूर देश में भी किसी की विशेष रुचि रही है ताकि इन लोगों के डेटा का जांच किया जाए या इनके जासूसी की जाए। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब देश में इस तरह के जासूसी कांड हुए हैं। विदेशों की यदि बात करेंगे तो लंबी फहरिस्त है और कई सरकारें गिर गई हैं। आप निक्सन कांड को याद करें, तमाम ऐसी सरकारें थीं जिनकी इसी तरह के जासूसी कांड की वजह से गिर गईं। लेकिन भारत में राजनीतिक विरोधियों की जासूसी
पहली बार हो रही हो, ऐसी बात नहीं है। राजनीतिक इतिहास गवाह रहा है कि आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जब पद पे आए तब भी अपने विरोधियों और विपक्ष के नेताओं समर्थकों के फोन टैप कराए गए थे। इस तरह की खबरें रहीं और जिसका बहुत हंगामा मचा, और केवल वहीं तक बात नहीं हुई बल्कि सरकारें बदलती गईं और सरकारों के बदलने के साथ साथ तमाम ऐसी घटनाएं होती रहीं जहां पर सरकार ने या सरकारी पक्ष ने विपक्ष के नेताओं का या उन लोगों का जो उनके विरोधी थे उनका या तो उन पर उनकी फोन टैपिंग कराई गई या उन पर किसी तरह से नजर रखी गई। 2014 के बाद भी कई ऐसे मामले आए जहां पर यहां तक कि नितिन गडकरी तक ने कहा कि उनके पूरे ऑफिस को एक तरह से जासूसी कराई गई थी उसकी, और एक तरह से उन पर नजर रखी जा रही थी, सर्विलांस पे था उनका ऑफिस। लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब इतने बड़े पैमाने पर, और वो भी एक ऐसे विदेशी सॉफ्टवेयर के द्वारा जासूसी के आरोप लगे हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं है और जो लगातार इनकार कर रहा है कि उसने ऐसा नहीं किया, कुछ लीक हो गया। पूरे मामले पर एक तरह से लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जरूरी है इस पूरे मामले की गंभीरता को समझना, लेकिन साथ ही एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको जरूर दिखाएंगे कि जासूसी का नाम सुनते ही ये ख्याल आता है कि आखिर कब ऐसा हुआ था, किसने किसने करवाया था। इस रिपोर्ट में आप पूरे मामले का इतिहास को देख सकते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार पर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने टेलीफोन टैपिंग का आरोप लगाया है। इसके पहले राजस्थान सरकार पर पार्टी के भीतर और बाहर विरोधी नेताओं के टेलीफोन टैप कराने के आरोप लगे थे। राजस्थान विधानसभा में विपक्षी दलों ने इसे लेकर राज्य सरकार को जमकर घेरा। तब अशोक गहलोत ने सफाई देते हुए कहा कि टेलीफोन टैपिंग भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885 संशोधन 2007 और IT एक्ट 2000 के तहत सक्षम अधिकारी से अनुमति मिलने के बाद की गई है और इसमें राज्य सरकार का कोई दखल नहीं है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी ममता सरकार पर बीजेपी नेताओं के फोन टैप करने के आरोप लगे थे, लेकिन ये आरोप नए नहीं है। अंग्रेजों के जमाने से 1885 के टेलीग्राफ एक्ट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को टेलीफोन टैप करने का अधिकार देता है। वहीं इंडियन टेलीग्राफ संशोधन नियम 2007 केंद्र और राज्य सरकार दोनों को टेलीफोन टैपिंग का अधिकार देता है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जमाने में ही खुद संचार मंत्री रफी अहमद किदवई ने तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल पर टेलीफोन टैपिंग का आरोप लगाया था, लेकिन इससे ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। सेना प्रमुख जनरल KS थिमाया ने 1959 में अपने और आर्मी ऑफिस के फोन टैप होने का आरोप लगाया था। वहीं नेहरू सरकार के ही एक और मंत्री TT कृष्णामाचारी ने 1962 में फोन टैपिंग का आरोप लगाया था। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए टेलीफोन टैपिंग एक अनकही सच्चाई मानी जाती रही। इमरजेंसी ने उनकी सरकार को मानवाधिकार और निजता के अधिकार को कुचलने का हक दे दिया था। वहीं 1988 में कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े को तो अपने 50 सहयोगियों और विरोधियों की फोन टैपिंग के आदेश को लेकर इस्तीफा तक देना पड़ा था। साल 1990 में चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार पर खुद समेत 27 राजनेताओं के फोन टैप कराने का आरोप लगाया था। तो कांग्रेस ने राजीव गांधी के घर तैनात कांस्टेबल से जासूसी कराने का आरोप लगाकर समर्थन वापस ले लिया था और हंसी में चंद्रशेखर की सरकार गिरा दी थी। राजीव गांधी की सरकार पर ज्ञानी जैल सिंह ने राष्ट्रपति रहते हुए तत्कालीन PM राजीव गांधी पर फोन टैप कराने का आरोप जड़ा था। जैल सिंह का कहना था कि राजीव ये जानना चाहते थे कि उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के साथ मेरी क्या बातचीत हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जून 2004 से मार्च 2006 के बीच यूपीए सरकार की एजेंसियों ने 40,000 से ज्यादा फोन टैप किए थे। राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने 2006 में दावा किया था कि IB उनका फोन टैप कर रही है। इस दौरान बड़े बड़े उद्योगपतियों, अभिनेत्रियों, दलालों, पत्रकारों और नेताओं की अंतरंग बातचीत सामने आने से खलबली मच गई थी। रतन टाटा और मुकेश अंबानी की कंपनियों के लिए PR का काम कर चुकी नीरा राडिया के फोन टैप होने का जब मामला सामने आया था तो देश में राजनीतिक भूचाल आ गया था। एक पत्रकार ने तो दावा किया था कि नीरा राडिया की बातचीत के 800 नए टेप मिले हैं। इस बातचीत के बाद से ही 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में नीरा राडिया और उनके पत्रकार मित्रों की भूमिका पर सवाल उठे थे। बीजेपी नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने तब इस मामले को भारत का वाटरगेट कांड कहा था।
अक्टूबर 2007 में सरकार ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फोन भी टैप करवाए। नीतीश कुमार तब अपने एक सहयोगी से बात कर रहे थे कि कैसे बिहार के लिए केंद्र से ज्यादा पैसा मांगा जाए। इसी पत्रिका ने अप्रैल 2010 में दावा किया था कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने देश के कुछ शीर्ष नेताओं के फोन टैप करवाए हैं। इनमें तत्कालीन कृषि मंत्री शरद पवार, कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सीपीएम के पूर्व महासचिव प्रकाश करात का नाम सामने आया था। यूपीए सरकार पर फरवरी 2013 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली के फोन टैपिंग कराने का आरोप भी लगा था। हालांकि तब इस मामले में करीब 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन। हालांकि पूरी गर्मी के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। बहरहाल देश की जो राजनीति है वो भी इससे अभी भी गर्म है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। गौरतलब है कि इस हमाम में सभी नंगे हैं। जो आरोप लगा रहे हैं वो भी, जो आरोप को नहीं मान रहे हैं वो भी। यदि मीडिया की बात करें तो जिन लोगों ने इस पूरे मामले को का खुलासा किया है उनकी भी नियत पर तब संदेह होता है जब वो टुकड़े टुकड़े में पूरी जानकारी देते हैं और पूरी जानकारी को राष्ट्र हित से जोड़कर नहीं, देश की सुरक्षा से जोड़कर नहीं, बल्कि निजी महत्वाकांक्षाओं से जोड़ देते हैं। लेकिन पूरे मामले को यदि हम देखें तो जैसा कि हमने हमेशा देखा है कि सियासत किसी भी मुद्दे को बड़ा बना देती है और बड़े से बड़े मुद्दे को हवा कर देती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन असल बात है जनता से जुड़े मुद्दे की, कोरोना महामारी से लड़ने की तैयारियों की, महंगाई और बेरोजगारी की। लेकिन सियासतदान ऐसे होते हैं कि आम आदमी की बुनियादी जरूरतों से जुड़े मुद्दों को जोर शोर से उठाने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती। और इसीलिए जहां 5 राज्यों के चुनाव सर पर हैं, ऐसे में एक तरफ पेगासस जासूसी मामले को भुनाने की तैयारी विपक्ष की ओर से भी खूब है और पूरे मामले को हवा देने की कोशिश पक्ष की ओर से भी है, ताकि जो मूल मुद्दा है, जो हमारे और आपका के से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हमारा और आपका मुद्दा है, जो रोजी रोटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उससे दूर ले जाकर वोटों को हम बांट सकें, समाज को बांट सकें। 2 वक्त की रोटी के लिए जो जद्दोजहद करने वाले का कोई रहनुमा नहीं है। ये ऐसी विडंबना है जिसका सामना हम आजादी के बाद से ही करते आए हैं। लेकिन इस उम्मीद के साथ कि ये तस्वीर बदलेगी और इस पूरे मामले की गंभीरता को हम समझेंगे भी, और साथ ही साइबर कानून की मजबूती कुछ इस रूप में हमारे सामने आएगी कि हम और आप कल को अपने निजता को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज विशेष में इतना ही। नमस्कार।